हाय एवरीवन, आई एम निखिल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले स्टॉक के बारे में, विच इज एचडीएफसी बैंक। एंड ऑफ कोर्स उसी के साथ में हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे, बिकॉज हमारे पास कुछ होना चाहिए लाइक कंपेयर करने के लिए। एंड साथ ही में हम एक और चीज को कंपेयर करेंगे विच इज एक्चुअल में इंडस्ट्री। तो जो भी हमारी प्राइवेट बैंक की इंडस्ट्री है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके खिलाफ ये जो दो दिग्गज सबसे बड़े बैंक हैं ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड क्यों मेरे लिए एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बेस्ट बैंक्स हैं इस इंडिया के एटलीस्ट। अब इस इंडिया का मतलब इस देश के पूरे। तो क्या मैं इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखता हूं या फिर मैं क्या करता हूं, हर एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड यस, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितने परसेंट अपने पूरे कैपिटल का एचडीएफसी बैंक या फिर अपना ये आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्ट करा है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि कितना परसेंट आपका पोर्टफोलियो का इन्वेस्टेड है इन दोनों स्टॉक्स में, राइट। तो अब हम जरा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा ना जिससे हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए कि एचडीएफसी बैंक में क्या ये चीज सही है, आईसीआईसीआई बैंक में क्या ये चीज सही है। तो मैं चाहता हूं कि उन क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग में रखना। ऐसा मत करना कि इस वीडियो को आप देखो और उसके बाद आप कहो ठीक है यार ये कोई ऐसा ही वीडियो था, इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं और पैसा फूकते हैं इन सारे स्टॉक्स में हम लोग। तो ये करने से पहले आप जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे अभी आपके दिमाग में लाऊंगा उन पे जाके रिसर्च करना। एंड अगर आपको कोई ऐसा लॉजिक मिलता है, कोई ऐसा आंसर मिलता है जो मैं यहाँ पे आपको नहीं दे पाया, वो आप जरूर कमेंट्स में लिखना। और मैं उसको बिल्कुल भी ऐसा ऑफेंसिव नहीं लूंगा कि आप मुझसे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। आई विल टेक इट एज अ डिस्कशन या फिर आर्ग्यूमेंट। तो आप जो भी आर्ग्यूमेंट पेश करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन रहेगा। नाउ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडस्ट्री को लेके, ठीक। तो हम जब भी प्राइवेट बैंक के बारे में बात करते हैं तो वो पैसा कमाते कैसे हैं। सिंपल सी चीज है, आपसे वो पैसा लेते हैं, विच मीन्स उनका एक डिपॉजिट का नंबर आता है और वही पैसा वो आगे लोन में दे देते हैं, जिससे उनके पास रिटर्न्स आते हैं। जो भी उनका लेट से आपको उन्होंने 6% रिटर्न दिया एफडी पे एंड सामने उन्होंने होम लोन दे दिया 9% पे, तो 3% का उनका स्प्रेड होता है जिससे उनका पैसा बनता है। नाउ यहाँ पे होता क्या है, दो तरीके की यहाँ पे वो लेंडिंग करते हैं। एक करते हैं आपकी रिटेल लेंडिंग जो हम जैसे लोगों को जाती है, दूसरी लेंडिंग होती है बिजनेस लेंडिंग जो कॉर्पोरेट्स को दिया जाता है, बड़े बड़े लोगों को। और उनका लोन का जो रेट होता है ना वो थोड़ा कम होता है। अगर आप पर्सनल लोन लोगे जाके तो आई थिंक 13, 14, 15% में मिलेगा। एंड अगर वो अपना बिजनेस लोन लेंगे तो ऑफकोर्स उन्हें काफी ज्यादा कम दाम पे मिलेगा। तो चलिए अब हमें पता है कि किन किन मेजर चीजों पे हमें यहाँ पे कंपैरिजन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री की। तो जो इंडस्ट्री की लोन बुक ग्रोथ आई है वो आई है 16%, अगर हम इस क्वार्टर की बात करें इन कंपैरिजन विद FY25 के Q4 के साथ। तो 16% इंडस्ट्री का नंबर है, विच इज अ बिग नंबर। नाउ अगर हम बात करते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने कितना अपनी लोन बुक को ग्रो करा है, तो वो नंबर आता है कहीं ना कहीं आपका 11% के आसपास। तो सबसे पहले माइंड में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई अगर इंडस्ट्री 16% से ग्रो कर रही है तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। खैर उसके बाद हम आते हैं आईसीआईसीआई बैंक पे। अब आईसीआईसीआई बैंक ने कितना अपने लोन बुक को ग्रो करा है, कहीं ना कहीं 15% के आसपास से। तो इसने भी इंडस्ट्री की लोन बुक ग्रोथ के नीचे अपनी ग्रोथ पोस्ट करी है। तो ये दोनों चीजें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। जब आप इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद आपके पास इतना बड़ा लाइक ट्रस्ट है लोगों का, उसके बाद भी आप इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे हो ना। इसके पीछे के कुछ रीजन भी हैं जो कि समझना हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो उसकी ग्रोथ इतनी कम क्यों आई है वो हमें पता चलता है कैसे, जब हम उसकी डिपॉजिट ग्रोथ को देखते हैं और उनके लोन टू डिपॉजिट रेशियो को भी देखते हैं, जिसको आप बोल सकते हो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, जो कि आपका सीडी रेशियो होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बट ज्यादा लोग नहीं देखते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती उतनी देखने की। बिकॉज आरबीआई ने ये बोल के रखा है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए की लेट से डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि तभी तो आप आगे लोन में दे पाओगे, तो आप मैक्स टू मैक्स आई थिंक 85 या 86% का नंबर है कि आप 85 से 86 हजार रुपए लोन दे सकते हो। बाकी 14% आपके पास रहना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर एचडीएफसी बैंक के पास 1 करोड़ रुपए आ रहे हैं, लाइक जो 1 करोड़ रुपए की डिपॉजिट्स आ रही है, तो वो 85 to 86 लाख रुपीज का लोन दे सकता है। बट यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने क्या कांड करके रखा हुआ था कि उनका जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो था वो चला गया था 110%। तो अगर 1 करोड़ के मेरे पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं तो मैं 1 करोड़ 10 लाख का लोन दिए जा रहा हूं। तो ये सब जो दिक्कतें हुई थी ये इनका जो मर्जर हुआ था उसकी वजह से हुई थी। बट अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं। तो जो मैंने 110% बताया वो अभी 95% पे आ चुका है एंड धीरे धीरे करके 85% पे भी आ जाएगा। बट इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा एंड इसी वजह से इन्होंने लोन बुक की ग्रोथ अपनी स्लो कर दी है, बट डिपॉजिट की ग्रोथ ये लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे अभी भी उतनी ज्यादा हाई नहीं दिख रही। आई थिंक सेम नंबर में 10 या 11 या 12% के आसपास इनका डिपॉजिट ग्रोथ रहा होगा। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। बट इनके साथ क्या इशू हो रहा है, लोन बुक इन्होंने ग्रो तो करी है, बट जो हमने यहाँ पे बात करी थी ना रिटेल लोन की और बिजनेस लोन की, तो इनका जो रिटेल लोन्स है वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा। अब मैं आपको नंबर्स बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम कम से कम नंबर्स यहाँ पे बात करेंगे। तो कुल मिला के आईसीआईसीआई बैंक में क्या हो रहा है, जो बड़े लोन्स दिए जाते हैं, जो कॉर्पोरेट्स को दिए जाते हैं, वो इनके ठीक ठाक ग्रो करे, बट जो रिटेल लोन्स हैं वो उतने ज्यादा ग्रो नहीं करे जितने ज्यादा करने चाहिए थे। क्योंकि आपकी लोन बुक अगर 16% से ग्रो कर रही है तो रिटेल की लोन बुक भी तो मैं चाहूंगा ना कि 16% से ग्रो करे, बट
ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन पे इफेक्ट आता है। तो ये दोनों दिक्कतें हैं दोनों बैंक्स के साथ। पहली क्या कि लोन बुक ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो है, दूसरी इनके मार्जिन भी अच्छे नहीं जा रहे हैं, जिस वजह से ओवरऑल इनका सेल्स का नंबर तो नीचे जाता ही है, उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करता और प्रॉफिट्स भी उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं। नाउ स्टार्टिंग में मैंने वीडियो के सबसे पहले ये बोला था कि क्यों मुझे ये दो बैंक्स सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं इंडिया में, क्योंकि मैं आंखें बंद करके इनमें अपना पैसा डाल सकता हूं, बट किसमें? सेविंग्स अकाउंट में, ना कि इनके स्टॉक्स में। इनके स्टॉक में भी पैसा आंखें बंद करके डाला जा सकता है, बट विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी रिटर्न्स। क्योंकि आप अगर देखोगे लास्ट 5 साल में 6 साल में आई डोंट थिंक कि एचडीएफसी ने कोई भी रिटर्न्स दिए। इवन कोविड के पहले का जो उसका लेवल था उसके आसपास ही ये बार बार स्टॉक आ जाता है यहाँ पर, गिरते पड़ते ऊपर नीचे जाते हुए। तो अभी तक यहाँ पर मुझे कुछ खास रिटर्न्स नहीं देखने को मिले एचडीएफसी बैंक से। आईसीआईसीआई ने बहुत बढ़िया ग्रो करना शुरू करा था, बट अब ये भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन कर चुके हैं, इनके भी नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ रहे। बट एटलीस्ट अगर मैं एचडीएफसी से कंपेयर करूं जिसका 11-12% के आसपास का लोन बुक ग्रोथ है, और अगर मैं आईसीआईसीआई को देखूं जिसका 16%, तो इन दोनों में मुझे आईसीआईसीआई अच्छा लगता है, क्योंकि इनका आई थिंक जो सीडी रेशियो है वो 86-83% के आसपास है। तो ये अभी भी उस रेंज में है जहां पे और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बट एचडीएफसी बैंक को क्या करना पड़ेगा? पहले अपने डिपॉजिट्स को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद वो लोन की अपनी स्पीड तेज कर पाएंगे। नाउ अभी एचडीएफसी बैंक में हमने कुछ सुना भी था कि उनके कोई जो बड़े एक लेवल पे बैठते हैं उन्होंने कुछ उल्टा फुल्टा बोल दिया था बैंक के बारे में, एंड उसके बाद उन्होंने छोड़ भी दिया। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये मुझे एचडीएफसी बैंक से थोड़ा सा दूर करती हैं। अब मुझे पता है कि बहुत ज्यादा लॉयल लोग हैं भाई स्टॉक मार्केट में, बहुत लॉयल ऐसे लोग हैं जो कुछ कंपनीज को एकदम दिल से लगा के रखते हैं, उनके बारे में कुछ उल्टा नहीं सुन सकते। तो मैं भी उन्हें बता दूं कि पिछले 5 सालों में आई थिंक 3 या 4 बार मैंने खुद एचडीएफसी बैंक को बाई करा था अराउंड जब भी वो 1300 पे आता था, और जैसे ही अपना 1800 पे जाता था मैं उसको सेल देता था। जिन्हें नहीं पता कि पहले एक जमाने में एचडीएफसी बैंक का यही प्राइस था, तो 1800 तक जाता था, वापस से नीचे आता था 1300 पे, और मैं फिर से बाई करता था 1300 पे, 18 या 1700 पे सेल कर देता था। तो ये मैं चीज यूज करता था एचडीएफसी बैंक में। सेम चीज मैंने यूज करी है आपका एशियन पेंट्स में, उसकी भी सेम वही हालत है। तो आपको स्टॉक के नाम से प्यार नहीं करना है। अगर आप मेरी बात ना सुनो तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की आप बुक्स पढ़ते हो उन्होंने भी यही चीज बोली है कि नेवर मैरी अ स्टॉक। तो आप एक स्टॉक से कभी प्यार नहीं कर सकते, उसके दिन खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। तो जब भी अच्छे दिन आएंगे एचडीएफसी बैंक के, हम उस पर फिर से बात करेंगे, बट अभी के लिए मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। तो अब कुछ मैंने क्वेश्चंस आपके दिमाग में पिरो दिए हैं कि क्यों एचडीएफसी बैंक मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों आईसीआईसीआई बैंक मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब आपका यहाँ पे एक काम बनता है कि आप जाओ एक्सिस को स्टडी करो, आप कोटक को स्टडी करो, एंड जो भी आपको और बैंक दिखते हैं आप उनको स्टडी करो। उसमें से आपको जो अच्छा लगता है आप उस पर अपना फोकस बिठाओ। स्टिल मैं एक आपको सोल्यूशन भी देना चाहूंगा, बिकॉज आई थिंक आई कैन से दैट अगर आप लोगों को सिर्फ लार्ज कैप में ही जाना है तो मेरे हिसाब से एक एक बैंक को बाई करने से बेटर है कि आप सीधे सीधे निफ्टी बैंक को ही बाई कर लो। उसके ईटीएफ्स आते हैं, एक तरीके से म्यूचुअल फंड है, और अगर आपको अच्छा लगता है म्यूचुअल फंड्स, अगर आपको लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छे लगते हैं तो आपके लिए निफ्टी जो बैंक निफ्टी के बीज आते हैं, जो बैंक निफ्टी का ईटीएफ आता है, वो आई थिंक मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। अगेन मेरी तरफ से कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है आपको, बट स्टिल अगर आपको एचडीएफसी बैंक ही बाई करना है तो क्यों ना आप पूरा निफ्टी बैंक ही बाई कर लो, क्योंकि उसमें एक्सिस आईसीआईसीआई सब आ जाएंगे। अगर एचडीएफसी को कुछ होता भी है आगे चल के तो एचडीएफसी नीचे आ जाएगा, एंड इनका जो वेटेज है वो आपका बढ़ जाएगा पूरे निफ्टी बैंक के इंडेक्स में। तो आई होप कि आज के वीडियो से आपको नॉलेज मिली हो, ये समझ में आया होगा कि क्यों मैं ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूं, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं इन स्टॉक्स की। ऑफकोर्स अगर मुझे ट्रेड करना है, मुझे स्विंग ट्रेड करना है, मैं बिल्कुल भी नहीं देखता हूं कि स्टॉक का नाम क्या है। एचडीएफसी है, मैं कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास स्टॉप लॉस है। बट आप सोचो कि जिस इंसान ने कोविड के टाइम पे लेट से इन्वेस्ट कर दिया एचडीएफसी बैंक में, 1200-1300 का प्राइस चलता था उस समय जो कोविड का आपका हाई था, अगर वहां से वो अभी तक सिर्फ बैठा रहता उसको कुछ रिटर्न ना बनता। ऑफ कोर्स इसको आप स्प्लिट के अकॉर्डिंग भी चेंज करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके क्या ही रिटर्न्स बने होते हैं। अगर हम मान लें उस समय 650 पे प्राइस था तो अभी 800 पे है, कितना ही ये आपका रिटर्न हो गया, 20 से 25% लास्ट 5 साल में। इतना तो आपको एफडी दे देती, राइट, इजिली वो भी। तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप स्टॉक्स खराब नहीं होते हैं, बट वो लार्ज कैप स्टॉक्स जो लिटरली आपके स्टॉलवर्ट्स हैं, विच मींस वो चल ही नहीं रहे हैं, तो उनमें जबरदस्ती पैसा फूकते जाना डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई भी ऐसा रीजन है जो मुझे नहीं पता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताओ, उसके ऊपर हम आगे चलकर डिस्कशन करेंगे। एंड आई रियली वांट टू हियर योर ओपिनियंस, तो हमेशा आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।